जय हिंद। मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेवो पे। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 9 देखने वाले हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप क्लास 6 के भी बच्चे हो तो भी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये लेक्चर आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे एंड सबसे आखिरी में हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण 10 बिंदु को हम लोग आखिरी में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। पाठ की शुरुआत अरविंद नाम के एक बच्चे की कहानी से होती है, जिसे स्कूल के नाटक में राजा की भूमिका मिली। उसे बताया जाता है कि राजा की भूमिका निभाने के लिए वीणा बजाना और कविता पढ़ना भी आना चाहिए। इससे पाठ में प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेखों और परिस्थितियों की भूमिका की शुरुआत होती है। तो देखो ये जो मतलब कि ये चैप्टर है ना, इसका शुरुआत होता है एक अरविंद नाम के बच्चे से, जिसे उसे स्कूल में नाटक में एक राजा का किरदार निभाना होता है, राजा का एक्टिंग करना होता है, जिसके लिए उसको बेसिकली बताया जाता है कि राजा बनने के लिए वीणा बजाना कविता पढ़ना भी आना चाहिए। अब देखो इसमें है कि प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेखों और परिस्थितियों की भूमिका की शुरुआत होती है। तो अगर आप अभिलेख समझ नहीं पा रहे हो तो पत्थर पे खोदे गए लिखे गए, मतलब कि पत्थरों के ऊपर लिखे गए एक तरह के लेख होते हैं, जिसको अभिलेख कहा जाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आप पहले के चैप्टर्स को नहीं पढ़े हो तो उसे जा कर के पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, अभिलेख क्या होते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब एक एक चैप्टर आप पढ़ते हुए आते हो तो सारी चीज़ें कवर कर पाते हो और समझ भी पाते हो। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरा का पूरा चैप्टर देख सकते हो एनसीईआरटी का, ठीक है। अब देखो परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हो तो उसको ना आगे मैं बताऊंगा, देखते चलो। अब देखो समुद्रगुप्त की परिस्थिति। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसके बारे में जानकारी हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबार के कवि हरिसेन द्वारा रचा गया था। इस प्रकार के अभिलेख को परिस्थिति कहा जाता है। अब आता है कि प्रसिद्ध क्या होती है। तो देखो ये विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसमें किसी राजा की प्रशंसा की जाती है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। परिस्थितियों का प्रचलन सबसे मतलब कि पहले भी था, लेकिन गुप्त काल में ना इनका महत्व और अधिक बढ़ गया। मतलब कि गुप्त काल में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए, लेकिन ये पहले भी लिखे जाते थे, है ना। इसमें बेसिकली राजा के बारे में ना, राजा की तारीफ़ें होती हैं, राजा की प्रशंसा की जाती है, उनकी बड़ाई होती है बेसिकली। तो ये गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ा। अब समुद्रगुप्त की परिस्थिति में उसकी विशेषताएं। तो देखो परिस्थिति में समुद्रगुप्त को महान योद्धा, अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इनके बारे में। इतना ही नहीं, उसे ईश्वर के समान बताया गया है। मतलब कि समुद्रगुप्त को उसकी परिस्थिति में एक मतलब कि ईश्वर की तरह बताया गया है, गॉड की तरह बताया गया है, भगवान की तरह बताया गया है। इससे पता चलता है कि परिस्थितियाँ केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती थी, बल्कि राजा की महानता और उपलब्धियों की प्रशंसा भी करती थी। मतलब इसमें घटनाओं का वर्णन तो होता था कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसके साथ साथ राजा का महानता पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था। मतलब कि उस टाइम के घटना का, उस टाइम के किसी भी बातों का वर्णन होता था, उन सब के साथ साथ में राजा की महानता पे सबसे ज़्यादा और उसके उपलब्धियों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मतलब उसकी प्रशंसा होती थी। युद्ध में समुद्रगुप्त की भूमिका। देखो परिस्थिति में समुद्रगुप्त को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। महत्वपूर्ण बात क्या है, परिस्थिति में राजा की सैन्य शक्ति और विजय को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। मतलब कि वहाँ पे ना राजा की शक्ति के बारे में और उन्होंने कितने लड़ाइयों को जीता, उस पर ज़्यादा मतलब उन सारी चीज़ों को ज़्यादा बताया गया है। अब देखो योद्धा समुद्रगुप्त पाठ में एक चित्र वर्णन के माध्यम से जब आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो समुद्रगुप्त को ना युद्ध कौशल को दिखाया गया है। मतलब कि फर्स्ट पेज पे ही आप देखोगे कि समुद्रगुप्त के युद्ध कौशल को दिखाया गया है। तो उसके चारों ओर मुकुट, कुंडलियाँ, तीर, भाले, तलवारें, लोहे की गदाएं, नुकीले तीर, अन्य हथियार जैसी चीज़ों का वर्णन मिलता है। इससे क्या पता चलता है, समुद्रगुप्त को एक शक्तिशाली और युद्ध कुशल राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मतलब जो राजा इतने सारे हथियारों को यूज कर सकता है तो कहीं ना कहीं वो युद्ध में कुशल होगा, यानी उसे युद्ध लड़ना बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, लोग कंक्लूजन देखते हैं। देखो कंक्लूजन इसलिए होता है ना, वैसे कंक्लूजन तो मैं आपको पढ़ाता चलूँगा और आपको कंक्लूजन देता चलूँगा, बट देखो सबसे पहले आप क्या करो किया करो, अगर पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है मेरे ओपिनियन में, सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक को पढ़ो। उसके बाद में वहाँ पे ना आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील करोगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं एनसीईआरटी बुक की जो आप समझ नहीं पाते हो। उसके बाद में ये लेक्चर देखो, इस लेक्चर को देखो और उसके बाद ना आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और फिर एनसीईआरटी के बुक को पढ़ो, तो वहाँ पे आपका बुक पे प्रॉपर कमांड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक से कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। बट बुक भी पढ़ो, उससे क्या होगा कि आपकी 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो जब एग्ज़ाम आएगा ना आपका, तो जब आप निष्कर्ष देखोगे, कंक्लूजन देखोगे, तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, क्योंकि आपने उसे 3 बार पढ़ा है। पहले पढ़ा, फिर आपको थोड़ा समझ नहीं आया, फिर आपने लेक्चर देखा तो समझ में आया, फिर आपने बुक को पढ़ा, है ना। तो इस तरीके से वो लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में रहती है चीज़ें। तो देखो इस भाग में हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। उसके शासन और उपलब्धियों की जानकारी मुख्य रूप से उसकी परिस्थिति से मिलती है, मतलब कि परिस्थिति में शासन के बारे में उपलब्धि, किसी भी राजा का उपलब्धि मिलता है। यह परिस्थिति हरिसेन ने संस्कृत में लिखी थी, मतलब ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो संस्कृत में। किसने लिखा था, तो हरिसेन ने। और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है, तो ये इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पे ये लिखित में है। परिस्थिति में समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा, विजेता, विद्वान और कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे यह भी समझ आता है कि प्राचीन भारत में अभिलेख राजाओं की उपलब्धियों और उनकी प्रतिष्ठा को दर्ज करने का महत्वपूर्ण माध्यम थे। तो देखो उन्हें एक विजेता, विद्वान और कवि के रूप में बताया गया है। और देखो इस परिस्थिति से एक चीज़ और समझ में आता है कि प्राचीन भारत में अभिलेख से राजाओं की उपलब्धियां, मतलब राजा कैसे, तो देखो उस टाइम पे ज़्यादा समय तक रह सके, इसलिए राजा लोग जो थे ना वो पत्थरों पे कुछ भी लिखवाते थे, है ना। अब आओ देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय नीति और प्रमुख राज्य। समुद्रगुप्त की विजय नीति और प्रमुख राज, समुद्रगुप्त के सिक्के। एनसीईआरटी बुक में देखोगे आप, जब सेकेंड पेज या थर्ड पेज पे है, तस्वीर में समुद्रगुप्त के सिक्के के सोने के सिक्के दिखाए गए हैं। और उसमें आप देखोगे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त केवल योद्धा ही नहीं बल्कि संगीत में भी रुचि रखता था। उसकी प्रस्तुति में भी उसे विद्वान और कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुति मतलब कि जो पत्थरों पे लिखा हुआ अभिलेख, और उसमें जिसमें राजा के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई हो, उसके बारे में वर्णन किया गया हो, उसका युद्ध के बारे में और उसके विजय के बारे में, है ना। तो जो समुद्रगुप्त थे वो युद्ध के साथ साथ मतलब कि कहीं ना कहीं संगीत में भी रुचि रखते थे। जाहिर सी बात है, मतलब मुझे लगता है कि गिटार सबके घर में तो नहीं होगा ना, वहीं रख सकता है जिसको कहीं ना कहीं म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, राइट। अब याद कैसे रखोगे, तो समुद्रगुप्त योद्धा भी था, विजेता भी था, विद्वान भी था, कवि भी था और संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त की विजय नीति, समुद्रगुप्त की परिस्थिति में उसके द्वारा जीते गए तथा उसके प्रभाव में आए विभिन्न प्रकार के राज्यों का वर्णन मिलता है। मानचित्र में इन क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। समुद्रगुप्त ने सभी राज्यों को एक साथ, मतलब एक साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया, उसकी नीति अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग थी। अभी आप ना अपने कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, मुझे लगता है कि अगर 29 स्टेट्स हैं तो 29 स्टेट्स में ना अलग अलग रूल्स हैं, राइट। हर जगह का कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रूल है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो, हर जगह एक जैसा रूल अप्लाई नहीं होता था। अब आर्यवर्त के राजा, परिस्थिति के अनुसार आर्यवर्त के कई राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी इन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण शब्द समझो, आर्यव्रत, तो आर्यव्रत पे क्या हुआ, पराजय, और उसके बाद में राज का साम्राज्य में विलय, मतलब आर्यवर्त के राजाओं को हराया, उनका पराजय हुआ और उसके बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी विलय कर लिया। दक्षिणापथ के राजा, आर्यवर्त के बाद परिस्थिति में दक्षिणापथ के 12 शासकों का उल्लेखन मिलता है। इनमें से कुछ शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया, लेकिन उन्हें उनके राज्य वापस दे दिए गए।
इसका अर्थ है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को जीतने के बाद उन्हें पूरी तरह अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि कई शासकों को दोबारा शासन करने की अनुमति दी। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो दक्षिणापथ के शासकों को हराया, फिर शासन करने की उनको अनुमति भी दे दी, मतलब उसे अपने राज्य में विलय नहीं कराया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, सीमावर्ती और पड़ोसी राज्य। परिस्थिति में कुछ ऐसे राज्य और गण संघों का भी उल्लेख है जो समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं के आसपास थे। इसमें उदाहरण के रूप में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ का उल्लेखन मिलता है। मतलब कैसे, अभी हमारे भारत की सीमा जैसे पाकिस्तान से, चीन से और जैसे कि आप नेपाल से मिलती है, तो ठीक उसी तरीके से इन सब से मिलती थी समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा, राइट, या उनके साम्राज्य के आसपास ये सारे जगह थे, तो इसका उल्लेखन मिलता है। इन राज्यों के शासक समुद्रगुप्त को उपहार देते थे, उसकी मतलब आज्ञाओं का पालन करते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे। मतलब कि हो सकता है कि समुद्रगुप्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग हो उस टाइम पे, तो इसलिए सारे शासक उनके बात को मानते थे, उनको गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे। अब देखो, इसका अर्थ है इन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त का हमेशा सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी श्रेष्ठता, अधीनता स्वीकार की थी। मतलब कहीं ना कहीं वो जो थे ना, प्रॉपर तरीके से अपना सारा उनका प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था कि कहाँ पे क्या होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ थे उतना देरों में, उतना मतलब जितने भी राज थे वहाँ पे वो सबसे श्रेष्ठ थे। बाहरी क्षेत्र के शासक, तो परिस्थिति में कुछ ऐसे शासकों का भी उल्लेख है जो समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर थे। इनमें संभवतः कृषाण, शक जैसे शासक शामिल थे। इन शासकों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने और उनके साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा दिखाई। कुछ ने अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त से संबंधित शाही परिवार से किया। मतलब ये लोग समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर थे, जैसे कुषाण और शक थे, और तो इन्होंने भी मतलब कि कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के लिए, मतलब उनका कहीं ना कहीं बात मानना समझ सकते हो आप, ठीक है, और उनके साथ एक संबंध बनाकर, एक रिलेशन बना करके रखने के लिए अपनी इच्छा दिखाई, मतलब इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। और कुछ ने अपनी मतलब बेटियों का शादी भी किया समुद्रगुप्त से। अब एनसीईआरटी बुक में एक मानचित्र है, मानचित्र से क्या पता चलता है, तो देखो मानचित्र का शीर्षक है प्रमुख नगर तथा राज्य। इसमें समुद्रगुप्त के प्रभाव वाले विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान है श्रावस्ती, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, महिष्मती, अमरावती, अमीरकेंडू, मदुरै, कांचीपुरम, पुहार और वल्लभी, एरण आदि, मतलब एरण ईटीसी। विशेष रूप से याद रखो, तो देखो प्रयाग, इलाहाबाद और समुद्रगुप्त की परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा, इस चीज़ को याद रखना, जो समुद्रगुप्त की परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है तो वो इलाहाबाद है, क्योंकि ऊपर आप प्रॉपर पढ़े ही हो कि है ना, इलाहाबाद में ही ये मिली थी। आर्यवर्त और दक्षिण पथ की नीति में अंतर, तो देखो यह इस पूरे हिस्से को बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्षेत्र। समुद्रगुप्त की नीति, आर्यवर्त राजाओं को हरा करके उनके राज्य साम्राज्य में मिला लिए। मतलब कि समुद्रगुप्त ने ना आर्यवर्त के राजाओं को हराया और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में, मतलब उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद में दक्षिणापथ के राजाओं को हराया, लेकिन बाद में उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब उसे अपने राज्य में विलय नहीं कराया, वो अपने राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि उनको शासन करने की अनुमति दे दी। उसके बाद में सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती जो राज्य थे ये उपहार देते थे, कर देते थे और समुद्रगुप्त की आज्ञा मानते थे। और उसके बाद आते हैं बाहरी शासक, तो देखो समुद्रगुप्त की श्रेष्ठता स्वीकार करते थे और उनसे संबंध बनाए रखते थे। अब इसका एक कंक्लूजन देखते हैं। समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार की नीति एक जैसी नहीं थी। उसने आर्यावर्त के राज्यों को जीतकर सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के कई शासकों को हराने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए। सीमावर्ती और पड़ोसी राज्यों से वह उपहार और अधीनता स्वीकार करता था। बाहरी शासकों के साथ भी उसने राजनीतिक संबंध बनाए। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त केवल युद्ध के बल पर साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहा था, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए व्यवहारिक और परिस्थिति अनुसार अलग अलग नीतियां अपनाता था। बिल्कुल सही बात है, आप हर इंसान को एक तरीके से नहीं समझा सकते हो, हर किसी को समझाने का तरीका अलग हो सकता है। तो ठीक वैसे ही
राज को भी डेवलप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकुलर जगह पे एक पार्टिकुलर मतलब कि एक ही तरीके का ये जो भी आपके टेक्निक्स हैं उनको आप अपनाओ, अलग-अलग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ें थी। वंशावली क्या होती है? देखो, वंशावली में किसी शासक या राजवंश के पूर्वजों और परिवारों के सदस्यों की जानकारी दी जाती है। जैसे कि परिस्थितियों में केवल राजा की उपलब्धि का वर्णन ही नहीं होता, बल्कि उसके पितामह, पिता, माता और अन्य पूर्वजों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। मतलब अगर मान के चलो मैं अनुराग हूँ और मैं कहीं का राजा हूँ, तो मेरी तो जानकारी होगी ही, साथ में मेरे पापा की भी जानकारी हो सकती है, मेरे दादाजी की भी जानकारी हो सकती है, मेरे ग्रैंडफ़ादर की, और इन सब के अलावा हो सकता है कि और भी पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब देखो, समुद्रगुप्त की वंशावली, समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी परिस्थिति में उसके परिवार की जानकारी मिलती है। उसकी माता का नाम कुमार देवी था। कुमार देवी लक्षवी गण से संबंधित थी। उसके पिता जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रारंभिक प्रमुख शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। अब देखो, इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इन उपाधियों से यह संकेत मिलता है, इससे पता चलता है कि समय के साथ जो था ना, गुप्त वंश की राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। मतलब टाइम टू टाइम इनका जो डेवलपमेंट था ना, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अब महत्वपूर्ण राजकीय उपाधियाँ तो आप देख सकते हो, जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें 3 चीज़ों का उल्लेखन है राजकीय उपाधियों का। तो ये राजकीय उपाधियाँ क्या थी? एक तो था राजा, मतलब कि सामान्य राजकीय उपाधि, मतलब एक सामान्य राज का राजा हो सकता है। उसके बाद में है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का मतलब है कि राजाओं का महान और श्रेष्ठ राजा, मतलब कि हो सकता है कि जो 10 राजा हों, उन 10 राजाओं का जो श्रेष्ठ है उसे महाराजाधिराज कहा जाता था। और फिर है महाराजा, मतलब उच्च राजकीय पद को दर्शाने वाली उपाधि थी ये। तो इस तरीके के 3 तरीके के महत्वपूर्ण राजकीय उपाधियाँ थीं, ठीक है। अब उच्च राजकीय पद को दर्शाने वाली उपाधि जो थी वो महाराजा थी। अब एग्जाम के लिए क्या है, तो उपाधियों का बढ़ता प्रयोग मतलब शासक की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा का संकेत। मतलब कि राजा है, अगर उपाधि मान लो राजा है, तो उसके पास राज है, बट जैसे ही अगर वो महाराजाधिराज है तो वो कई राजाओं के का श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से मतलब कि उपाधियों का बढ़ता हुआ प्रयोग जो है वो शासक की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा का संकेत है, मतलब इसके बारे में बताता है। अब देखो, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब ईसा पूर्व क्या होता है अगर ये भी नहीं जानते हो, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बाकी के भी चैप्टर्स को देखो। एक एक चैप्टर को जब देखते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, है ना। तो अगर आप पहले के चैप्टर्स को नहीं देखे हुए हो तो जाओ प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 6 के हिस्ट्री का प्लेलिस्ट ओपन करो, और पूरा का पूरा हिस्ट्री हमने कवर किया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे और सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस सारी चीज़ें होंगी। तो देखो, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से मानी जाती है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 58 वर्ष पहले। परंपरागत रूप से इसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। मतलब कि देखो, ऐसा माना जाता है ना कि शकों पे विजय, मतलब जब हुआ, जब शकों को हरा करके विजय हुआ ना, तो उसके प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद के शासक। तो समुद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। मतलब समुद्रगुप्त का जो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने शासन किया। समुद्रगुप्त और उसके बाद के गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हैं। अब देखो, समुद्रगुप्त जो है उसके बाद जो गुप्त शासक थे, मतलब गुप्त वंश के जो शासक थे, उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो वंशावलियों से, अभिलेख से और सिक्कों से। तो वंशावलियाँ क्या है, जिसमें पूरे एक परिवार के बारे में डिटेल होती है। अभिलेख जो पत्थरों पे खुदवाया गया लेख होता है, और सिक्के आप सब समझ सकते हो। अब देखो, इन स्रोतों से हमें गुप्त शासकों के शासन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इन स्रोतों से, इन सारी चीज़ों से, सिक्कों से, अभिलेखों से और वंशावलियों से हमें गुप्त शासकों के शासन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब उन्होंने क्या किया था, कैसे शासन था,
इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था, मतलब बहुत ही अच्छा राजा था। पाठ के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार, उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान चलाया, उसके अंतिम शक शासक को पराजित किया। मतलब जो अंतिम उस टाइम पे शक वंश के शासक थे उनको उसने पराजित किया। बाद में उसके दरबार को विद्वानों से भरा हुआ माना जाने लगा। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण कालों में गिना जाता है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब ये जो चैप्टर है ना आपका, ये गुप्त वंश से आगे बढ़कर एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन की ओर आता है। तो हर्षवर्धन कौन था? तो हर्षवर्धन मतलब कि हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पहले शासन किया। उसके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें उसके दरबारी कवि वाण्यभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखे ग्रंथ हर्षचरित से मिलती है। मतलब कि उसका जो दरबारी था हर्षवर्धन का, उसका नाम था वाण्यभट्ट और उसके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था जिसका नाम हर्षचरित था, और हर्षचरित को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो हर्षचरित भाषा संस्कृत और लेखक वाण्यभट्ट। तो देखो विषय क्या था, तो हर्षवर्धन का जीवन और उसके राजा बनने तक की घटनाओं को उसमें वर्णन किया गया है, लिखा गया है। अब चीनी यात्री ह्वेनसोंग, तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत चीनी यात्री ह्वेनसोंग का विवरण है। ह्वेनसोंग कुछ समय तक हर्ष के दरबार में रहा। उसने वहाँ जो देखा उसका विस्तृत वर्णन, मतलब काफ़ी डीपली तरीके से उसने बताया। इससे हमें हर्ष के शासक और उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन के बारे में दो तरीके से जानकारी मिलती है, एक तो वाण्यभट्ट के द्वारा लिखे गए ग्रंथ से और दूसरा ह्वेनसोंग, चीनी यात्री ह्वेनसोंग के द्वारा, है ना। तो हर्षवर्धन, हर्षचरित वाण्यभट्ट, हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसोंग। हर्षवर्धन का राजा बनना। हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था। मतलब पहले क्या होता था ना कि ज़्यादातर केसेस में क्या होते थे कि जो बड़ा बेटा था ना उसको ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। जैसे मान लो कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरे बाद जो राजा बनेगा तो वो मेरा बड़ा बेटा बनेगा। बट हर्षवर्धन जो था ना वो अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह राजा बना। उसके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब उसके पिता की मृत्यु हुई और उसके भाई की भी मृत्यु हो गई तो वो बचेगा तो वहीं राजा बनेगा। तो उसके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद हर्ष थानेश्वर का राजा बना। उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे। बंगाल के शासक ने उसके बहनोई की हत्या कर दी। इसके बाद हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने बंगाल पर आक्रमण किया। मतलब जो हर्ष था ना, हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर का राजा था और उसके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। लेकिन बंगाल के शासक ने उसके बहनोई की हत्या कर दी, यानी कन्नौज के शासक की हत्या कर दी। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि कन्नौज को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद में बंगाल के ऊपर आक्रमण किया। हर्ष की दक्षिण की ओर विस्तृत नीति। हर्ष ने बंगाल और मगध क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उसके बाद उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसे किसने रोका? अब महत्वपूर्ण बात है ये कि हर्षवर्धन जब इतने अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य की डेवलप कर रहा था तो उसे रोका किसने? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब महत्वपूर्ण क्या है कि हर्षवर्धन बनाम पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा क्षेत्र हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका गया। अब पूरे टॉपिक का थोड़ा सा कंक्लूजन देखो इस पेज में, मतलब इस चैप्टर में हमें पता चलता है अभी तक प्राचीन भारत में राजवंशों और शासकों के इतिहास को समझने के लिए वंशावली, प्रस्थिति, अभिलेख, सिक्के और साहित्य ग्रंथ, ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। इसी से पता चलता था। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने बड़ी राजकीय उपाधियां धारण की और वंश की शक्ति बढ़ाई। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शासक को पराजित किया और उसके बाद हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आया। उसके जीवन के बारे में वाण्यभट्ट का हर्षचरित और ह्वेनसोंग का विवरण महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब इन दोनों के ही कहीं न कहीं ग्रंथों से पता चलता है। हर्ष ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा के पार दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया। अब चलो देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ।
इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। मतलब ये दक्षिण भारत के राजवंश थे, राजवंश नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पल्लवों का राजा कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। मतलब जो पल्लव का राज्य था वो कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था और पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। वहीं पे चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। एहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। बाद में क्या हुआ कि एहोल एक धार्मिक केंद्र बन गया। पहले एक व्यापारिक केंद्र था, बहुत ट्रेड सेंटर था। बाद में क्या हुआ कि एहोल एक धार्मिक सेंटर बन गया, मतलब धार्मिक केंद्र बन गया, जहां अनेक मंदिर बनाए गए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे और आपस में संघर्ष करते थे। मतलब जो पल्लव वंश और चालुक्य थे ये एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। इन लोगों में आपसी संघर्ष जारी रहता था। इनके संघर्षों के कारण कांचीपुरम और एहोल जैसे नगरों को नुकसान पहुंचा। अब जाहिर सी बात है, जब युद्ध होता है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, वहाँ पे कोई अमृत बारिश तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। अब पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासकों में से एक था। मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य शासकों में से एक था। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उसकी प्रस्थिति लिखी। मतलब किसने उसकी परिस्थिति लिखी? तो रवि कीर्ति ने। इस परिस्थिति से पुलकेशिन द्वितीय की विजय और उपलब्धियों की जानकारी मिलता है। उसने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय क्षेत्रों में अभियान किए। उसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया, डेवलप किया अपने राज्य को। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया। ऊपर भी मैंने बताया आपको, जब हर्षवर्धन के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया था। किसने रोक दिया था भाई? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ठीक है। अब पुलकेशिन द्वितीय ने के बाद मतलब चालुक्य शक्ति कमजोर हुई। उसके बाद में जो चालुक्य वंश था वो कमजोर हुआ। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों पर आक्रमण किया और एहोल पर अधिकार किया। जब मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद में चालुक्य शक्ति कमजोर हुई तो पल्लव का जो राजा नरसिंह वर्मन था उसने चालुक्य पे आक्रमण किया और एहोल पर अपना अधिकार किया। चालुक्य पल्लव संघर्ष का परिणाम दोनों राजवंशों के बीच संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। अंततः दोनों वंश कमजोर हुए। अब जहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहेंगी, अगर दो मतलब कि देश आपस में लड़ते रहे तो वो कमजोर तो हो ही जाएंगे। अंततः दोनों देश कमजोर हुए, दोनों वंश कमजोर हुए और राष्ट्रकूट और अन्य शक्तियों के उभरने का रास्ता बना। अब इन राज्यों में प्रशासन के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बनी रही। प्रशासन की प्राथमिकता इकाई अभी भी गांव थी। अब देखो, इन राज्यों का प्रशासन जो था ना, इन राज्यों में प्रशासन के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बनी रही। प्रशासन की प्राथमिक इकाई अभी भी गांव थी। मतलब कि उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गांव था और प्रशासन के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन थी। ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, राज्यों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ने लगी। प्रशासन चलाने के लिए नए प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता हुई। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बट अगर वहीं पे अगर आप 5 डिस्ट्रिक्ट अगर देखना हो, हैंडल करना हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 25 से 30,000 पुलिस बल की ज़रूरत होगी, है ना। तो प्रशासन को चलाने के लिए नए प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता हुई, अधिकारियों का रिक्वायरमेंट हुआ। प्रमुख प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी, इसको समझते हुए चलते हैं। तो देखो, पदों का ना वंशानुगत होना का मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत बनाए गए। मतलब कि मैं मान के चलो कि अगर डीएसपी हूँ तो मेरा बेटा भी डीएसपी होगा और उसका भी बेटा जो होगा वो डीएसपी होगा। यानी पिता के पद पर उसका पुत्र या परिवार का सदस्य नियुक्त हो सकता है। उदाहरण के रूप में हरिसेन ने अपने पिता की तरह महत्वपूर्ण पद संभाला। अब एक व्यक्ति द्वारा कई पद संभालना, ये भी उसकी एक विशेषता थी। मतलब कि कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते थे। उदाहरण के लिए हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य भी था। इसका अर्थ है कि वह सैन्य और प्रशासनिक दोनों जिम्मेदारियां निभा रहा था। मतलब कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहा था और सैन्य जिम्मेदारियों को भी निभा रहा था। जैसे मान लो ना कि आपको आपके गांव का मुखिया और सरपंच दोनों बना दिया जाए।
स्थानीय प्रशासन में प्रभावशाली लोग। तो देखो, स्थानीय प्रशासन में प्रभावशाली व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनमें नगर श्रेष्ठी, सारेवाह और प्रथम कुलिक, कायस्थ जैसे लोग शामिल थे। इन पदों का मतलब कि सामान्य अर्थ क्या था? तो नगर श्रेष्ठी नगर के प्रमुख व्यापारी और व्यापारिक वर्ग का प्रमुख था। जैसे जो व्यापारी हो गए उनका एक हेड मान लो, उनका एक सीनियर मान लो। वैसे ही सार्थवाह का मतलब था कि व्यापारियों के कारवा का प्रमुख। और प्रथम कुलिक का मतलब था कि प्रमुख शिल्पकार। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो शिल्पकार हैं, अब उनका जो एक लीडर है तो वो हो गया। कायस्थ का मतलब था कि प्रमुख लेखक, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लिपिक या प्रशासनिक लेखन से जुड़ा व्यक्ति, मतलब जो कुछ लिख रहा है, अब उनका एक लीडर जो हो गया ना, वो कायस्थ कहलाता था। संक्षिप्त निष्कर्ष देखो, एक कंक्लूजन देखते हुए चलते हैं। इस पूरे हिस्से से पता चलता है कि इस काल में दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य जैसे शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ। उनके बीच क्षेत्रीय नियंत्रण और सत्ता के लिए लगातार संघर्ष होते रहे, लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं। पुलकेशिन द्वितीय जैसे शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत की शक्तियों को भी चुनौती दी। साथ ही इस काल में प्रशासन अधिक संगठित होने लगा। गांव प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई बना रहा, लेकिन पहले राज्यों के विकास के साथ विभिन्न अधिकारियों, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों और वंशानुगत पदों की भूमिका बढ़ी। अधिकारियों के पद वंशानुगत होने की समस्या। अब देखो इसमें क्या समस्या थी? तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक वंशानुगत होने लगे थे, अर्थात किसी अधिकारी के बाद उसका पद उसके परिवार के किसी सदस्य को मिल सकता था। जैसे मान लो कि मेरे बाद अगर मैं डीएसपी हूँ तो मेरे बेटे को भी डीएसपी बना दिया जाएगा। इससे प्रशासन में अनुभवी और प्रशिक्षित परिवारों को लाभ हो सकता था। लेकिन समय के साथ कुछ अधिकारी इतने शक्तिशाली हो गए कि वे राजा के विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में आ सकते थे। अब अभी के टाइम पे मान लो कि जो अभी आर्मी चीफ जो हैं, है ना, जो हैं, उनके बाद जो आर्मी चीफ बने उनका बेटा बने, और फिर उनके बाद जो आर्मी चीफ बने उनका बेटा बने, तो हो सकता है ना कि मतलब वो ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, और कल को चल के वो मतलब कि हो सकता है कि जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शंस ले लें, है ना। आपने सुना होगा कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ है, तो ये वही है, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि अधिकारी लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि वे राजा के विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में आ सकते थे। इसलिए पदों को अनुवांशिक बनाने के फायदे और नुकसान दोनों थे। फायदा भी था और नुकसान भी था। संभावित लाभ तो देखो, प्रशासनिक अनुभव परिवार में बना रहता था। अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं डीएसपी हूँ और मैं जब अपने घर पे आऊँगा ना, तो मेरा जो बेटा होगा ना, तो उसको पता रहेगा। जब वो मतलब जैसे ही उसके अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगेगी, जब वो 7th 8th में जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, पापा के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो वो समझ सकेगा उस ड्यूटी को। तो हो सकता है कि वो उसके इम्पोर्टेंस को समझे, और जब वो आएगा भी सर्विस में, तो उसको ट्रेन करने या मतलब थोड़ा सा उसको कम ही सिखाना पड़े, है ना। मतलब प्रशासनिक अनुभव परिवार में बना रहता था, और काम सीखने और प्रशिक्षण की आवश्यकता कम होती थी। मतलब कि वो पहले से ही वो सारी चीज़ें देखते थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड रहते थे, बहुत ही ज़्यादा उनके पास नॉलेज था इस चीज़ को लेकर के। प्रशासन में निरंतरता बनी रह सकती थी। संभावित नुकसान अब क्या था? अधिकारी बहुत शक्तिशाली हो सकते थे, वे अपने पद का दुरुपयोग कर सकते थे, और राजा की सत्ता को चुनौती देने की संभावना बढ़ सकती थी। मतलब ये भी हो सकता था कि वो लोग राजा को भी चुनौती दे दें। एक नए प्रकार की सेना। तो देखो, इस समय कुछ राजाओं ने पुरानी व्यवस्था के साथ साथ नई प्रकार की सेना भी विकसित की। सेना के प्रमुख अंग जो थे पुरानी तरह की सेना में शामिल थे। हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक। इसके अलावा कुछ राजा सामंत पर भी निर्भर रहते थे। अब सामंत कौन थे? तो सामंत ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति, स्थानीय शासक थे जो राजा के अधीन रहते थे। मान के चलो कि जैसे कि आपके विधायक जी हो गए, तो आपके विधायक जी आपके उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, विधायक जी के अंदर में जितने भी पंचायत आते हैं, तो उन सारे मुखिया लोगों को उनके पंचायत की कुछ कुछ जिम्मेदारियों को दे दिया। तो इसी तरीके से समझो कि सामंत ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो स्थानीय शासक थे जो राजा के अधीन रहते थे, राजा के बातों को मानते थे, राजा के ऑर्डर को फॉलो करते थे। राजा उन्हें भूमि प्रदान करता था। देखो आया ना, राजा उन्हें भूमि प्रदान करता था, सामंत उस भूमि से कर वसूलते थे।
मतलब उस भूमि पे जो लोग मान लो कि काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनसे वो सामंत लोग कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे। उस आय से, उस इनकम से वो लोग क्या करते थे, तो सेना रखते थे, आर्मी रखते थे बेसिकली। घोड़े की देखभाल करते थे, मतलब घोड़ों को रखना, हथियारों की व्यवस्था करना, है ना, वेपन्स को रखना। युद्ध के समय सामंत अपने सैनिकों के साथ राजा की सहायता करते थे। जब भी मतलब कि राजा को कहीं पे युद्ध लड़ना होता था तो उस समय ये जो सामंत लोग होते थे, ये लोग क्या करते थे कि राजा का सपोर्ट करते थे उस टाइम युद्ध में, है ना। जब राजा कमज़ोर होता था तो कुछ सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लो कि अगर आपके विधायक जी से ज़्यादा आपका पावरफुल मुखिया हो जाए तो हो सकता है ना कि वो विधायक का चुनाव लड़ने का सोचे, विधायक बनने की सोचे। इसलिए सामंत राजा के लिए उपयोगी भी थे और संभावित चुनौती भी थे। मतलब कि हाँ, बिल्कुल, जो राजा लोग थे उनके लिए ये जो सामंत थे अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं तो उनके लिए कभी कभी चुनौती भी खड़ी कर सकते थे। तो उनके लिए उपयोगी तो थे, फायदेमंद भी थे, साथ साथ नुकसान भी थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं का उल्लेखन मिलता है। मतलब कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं का उल्लेखन मिलता है। ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों द्वारा बनाई गई संस्था को सभा कहा जाता था। और मतलब देखो ऐसे समझो ना कि जो सभा थी वो ब्राह्मण भूस्वामी, मतलब जो जमीन के मालिक होते थे, उनके द्वारा बनाई गई संस्था को सभा कहा जाता था। ठीक है। सभा के अंदर अलग अलग उप समितियाँ होती थी, मतलब जैसे एक टीम होता था, समझ सकते हो, कमेटी होती थी। ये समितियाँ अलग अलग कार्य करती थी, मतलब उनका एक अलग अलग काम था। जैसे मान लो कि 5 ग्रुप हो गया, 6 ग्रुप हो गया, और सारे 6 ग्रुप्स के ना अपने अपने काम होते थे। जैसे सिंचाई का काम, तो जैसे सिंचाई का काम किसी और का था, एक अलग ग्रुप का, मतलब एक अलग टीम का, एक अलग कह सकते हो कि कमेटी का, एक अलग समिति का, है ना। सड़क निर्माण किसी और का था, स्थानीय मंदिरों की देखरेख किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सभा का महत्व, तो देखो इससे पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन में संगठित संस्थाओं की भूमिका थी। जो संगठित संस्थाएं थी उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसमें भागीदारी थी। कई स्थानों पे स्थानीय लोग अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करते थे। मतलब कि कई स्थान ऐसे, कई जगहों पे क्या होता था ना कि जो वहाँ के लोकल लोग होते थे, वो क्षेत्र के महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट जो काम वाम होता था, जैसे रोड बनाना, मंदिर की देखरेख करना, उसका वो लोग खुद ही अरेंजमेंट कर देते थे। अब उर क्या था, तो जिन गाँव में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं रहते थे वहाँ की स्थानीय सभा को उर कहा जाता था। मतलब जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी है उसको तो सभा कहा जाता था, और जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं रहते थे वहाँ की स्थानीय सभा को उर कहा जाता था। यहाँ पे ना तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत है, परीक्षा में अंतर याद रखना। ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा तो सभा, और अन्य गांव की स्थानीय सभा उर। ठीक है। अब नगरम, नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। इनमें धनी और शक्तिशाली व्यापारी शामिल होते थे। नगरम स्थानीय प्रशासन और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाता था। कई स्थानीय सभाएं सदियों तक कार्य करती रही। अब देखो उस जमाने में आम लोग, जो साधारण से लोग थे, तो जनसाधारण के जीवन की जानकारी हमें नाटकों, साहित्य, अन्य स्रोतों से मिलती है। यह इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल राजाओं और युद्धों से आम लोगों का जीवन पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। बिल्कुल आज के टाइम पे आप समझ सकते हो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का लाइफ स्टाइल है, वैसे आपका तो है नहीं, वैसे मेरा लाइफ स्टाइल नहीं है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कालिदास और अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने राज दरबार और समाज के जीवन का वर्णन अपने नाटकों में किया हुआ है। उनका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। नाटक में भाषा के आधार पर समाज की विभिन्न श्रेणियों का संकेत मिलता है। भाषा का प्रयोग, तो देखो राजा और उच्च पदों पर बैठे लोग तथा कई ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलती हुई दिखाई गई हैं। इससे उस समय के सामाजिक और भाषाई अंतर की जानकारी मिलती है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के भाषा को बोलते थे। मछुआरे और अंगूठी की कहानी, देखो मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है। अंगूठी ये ना बेसिकली एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, तो मैं उस चीज़ को और मतलब सिंपल तरीके से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है। अंगूठी राजा दुष्यंत से संबंधित थी, मतलब हो सकता है कि राजा दुष्यंत की हो। मछुआरा अंगूठी लेकर राजमहल पहुंचता है
वहाँ उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। मतलब सारे लोग कहते हैं कि ये चोर है। बाद में उसकी बात सही साबित होती है। राजा उसे इनाम देते हैं, मतलब कि उसे ये अंगूठी मिली होती है, ना कि उसने चुराया है। इस कहानी से क्या पता चलता है? आम लोगों और राज दरबार के बीच संबंधों की झलक मिलती है। उस समय राजा के न्याय और प्रशासन की कल्पना को समझने में मदद मिलती है कि उस टाइम पे राज दरबार कैसे लगता था, शासन कैसे चलता था, प्रशासन कैसे चलता था। यह भी पता चलता है कि साहित्य रचनाओं में आम लोगों के जीवन और उनकी समस्याओं को स्थान दिया गया था। मतलब कि जो आम लोग थे उनके भी बारे में बताया जाता था, उनकी समस्याओं को भी स्थान दिया जाता था। अब इसका एक कंक्लूजन देखते हुए चलते हैं। इस पूरे हिस्से से हमें पता चलता है कि इस काल में राज्य व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक संगठित और जटिल हो रही थी। राजा मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए। राजा प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों, सामंतों और स्थानीय संस्थाओं पर निर्भर करते थे। मतलब कि सामंतों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ के लोकल कमेटी थी, संस्था था, उसके ऊपर निर्भर करते थे। दक्षिण भारत में सभा, उर और नगरम जैसी स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। वहीं सेना में सामंतों की भूमिका बढ़ी, जिन्हें भूमि देकर उनसे सैनिक सहायता ली जाती थी। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी था। साहित्य, विशेषकर कालिदास के नाटकों से हमें राजाओं के साथ साथ आम लोगों, महिलाओं, भाषाओं और सामाजिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। अब देखो चीनी यात्री फियंसिन का वर्णन। तो चीनी यात्री फांसियन का वर्णन जो है ना, एक प्रसिद्ध ये चीनी यात्री था। उसने भारत की यात्रा की और यहाँ के समाज तथा लोगों के जीवन के बारे में बताया, लिखा बेसिकली उसने। उसने ऐसे लोगों का भी वर्णन किया जिन्हें समाज में अछूत माना जाता था। हो सकता है कि उस टाइम पे किसी को अछूत माना जाता हो, और उनके बारे में भी उसने डिस्क्राइब किया, उनके बारे में भी बताया। ऐसे लोगों को शहरों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। जब उन्हें शहर या बाजार में प्रवेश करना होता था तो वे लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हुए आवाज़ करते थे। उनकी आवाज़ सुनकर दूसरे लोग सतर्क हो जाते थे और उनसे संपर्क से बचते थे। मतलब कि वो लोग एक लकड़ी से बजाते हुए चलते थे ताकि कोई उनसे टच ना करे। इसका महत्व, यह विवरण उस समय की सामाजिक असमानता और छुआछूत की स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब समझ सकते हो आप इस तरीके से कि उस टाइम पे किस तरीके से लोगों की छुआछूत थी या जो भी थी, असमानता थी। अब देखो राजा की सेना। तस्वीर में आप देखोगे एनसीईआरटी में कि बाणभट्ट द्वारा राजा की सेना के अभियान का जीवंत वर्णन दिया गया है। राजा जब यात्रा करता था तो उसके साथ बड़ी मात्रा में सामान चलता था। सेना, राजकीय दल के साथ जाने वाली चीज़ें, जैसे आज भी अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके साथ गार्ड्स जाते हैं, है ना, एनएसजी के कमांडोज जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, उनके पर्सनल बॉडी गार्ड्स होते हैं। तो देखो सेना, राजकीय दल के साथ जाने वाली चीज़ें, हथियार थे, रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, जैसे बर्तन, असबाब, सोने की पायदान वाले सामान, खाने पीने की सामग्री, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि। यात्रा में इस्तेमाल होने वाले जानवर सामान को ढोने के लिए मुख्य रूप से ऊँट और हाथी थे। मतलब कि जो चीज़ें यूज होती थी उनको ढोने के लिए ऊँट और हाथी रहते थे। और जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, इन जानवरों की पीठ पर सामान लादा जाता था। राजा की यात्रा का राजसी स्वरूप। राजा की यात्रा केवल सैन्य अभियान जैसी नहीं होती थी, बल्कि वह एक भव्य राजकीय यात्रा भी होती थी। राजा के साथ संगीतकार होते थे, गायक होते थे और विभिन्न प्रकार के सेवक होते थे। सैनिक सामान ढोने वाले लोग भी साथ में चलते थे। सैनिक होते थे और उसके अलावा, सैनिकों के अलावा जो आम सामान थे, जो यूज के सामान थे, उनको भी ढोने के लिए लोग चलते थे, जो सामान लोग थे। इससे पता चलता है कि राजा की यात्रा में शाही वैभव और शक्ति का प्रदर्शन भी होता था। मतलब कहीं ना कहीं अपना शक्ति दिखाना और काफ़ी ज़्यादा अपनी रॉयलिटी को दिखाया जाता था। रास्ते में पड़ने वाले गांवों की भूमिका। राजा की सेना जब किसी गांव से गुजरती थी तो गांव वालों को उसका स्वागत सत्कार करना पड़ता था। गांव वाले राजा के लिए दही, गुड़, फूल जैसी चीज़ें उपहार के रूप में, मतलब कि लेकर के आते थे। वे राजा से मिल करके अपनी शिकायत करते थे, समस्या को सुनाते थे और कुछ कामों के लिए वो हो सकता है कि रिक्वेस्ट करते थे, अनुरोध करते थे। अनुरोध भी उसके सामने रख सकते थे।
मतलब अपनी शिकायतों को भी रख सकते थे राजा के सामने, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। सेना के गुजरने के बाद का प्रभाव, तो राजा की सेना के आने से गांव वालों पर केवल स्वागत सत्कार कहीं भार नहीं पड़ता था, सेना के पीछे कई बार विनाश, तबाही, लूटपाट जैसी स्थिति के निशान भी दिखाई देते थे। बाणभट्ट ने इसका बहुत प्रभावशाली वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि कभी कभी गांव अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे, गांव वाले लोग अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे और व्यापारी अपने सामान को छिपा लेते थे। इससे पता चलता है कि बड़ी सेना का गुजरना आम लोगों के लिए परेशानी और भय का कारण भी हो सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब बहुत बड़ी आर्मी निकलती होगी तो हो सकता है कि लोग डर जाते होंगे। राजा की शक्ति और आम जनता, इस विवरण से राजा की विशाल शक्ति का पता चलता है। राजा की सेना इतनी बड़ी थी कि उसके आने से गांव में हलचल पैदा होती थी। लोगों को राजा की सेवा करनी पड़ती थी, बड़ी मात्रा में भोजन और अन्य सामान की आवश्यकता होती थी। सेना के गुजरने से स्थानीय लोगों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ सकता था। अब मान के चलो कि हो सकता है कि अगर इमरजेंसी लग जाए किसी कंट्री में, तो वहाँ पे जो आर्मी आएगी तो वो आसपास में हो सकता है कि कुछ नुकसान कर दे। बाणभट्ट का महत्व, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष के जीवन और उसके समय का वर्णन किया। उनकी रचना हर्षचरित से तत्कालीन समाज और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या उस टाइम पे रूल्स होते थे। राजा की सेना और उसके अभियान का वर्णन भी हमें उनके लेखन से मिलता है। मतलब राजा की सेना के बारे में और किस तरीके से सेना का अभियान होता था, राजा का अभियान होता था, उसके बारे में नॉलेज मिलता है। अध्याय के उपयोगी शब्द जो हैं, तस्वीर में दिए गए उपयोगी शब्दों को बच्चों को जरूर मतलब आप सबको समझना चाहिए। तो देखो, प्रस्तुति, किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया विवरण लेख। अब आर्यवर्त, तो उत्तर भारत के लिए मतलब कि प्रयुक्त ऐतिहासिक नाम, उत्तर भारत के लिए मतलब ये नाम यूज किया जाता था। अब आता है दक्षिणापथ, तो देखो दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग, दक्षिण भारत का क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता था। वंशावली, तो किसी वंश के शासक या पूर्वजों की क्रमबद्ध सूची, जैसे बाप, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अनुवांशिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब कि मैं, मेरा बेटा, फिर मेरे बेटे को चीज़ें दे दी जाएंगी। पदाधिकारी, प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति, जैसे आज के समय पे डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, है ना। सामंत, तो राजा के अधीन शक्तिशाली स्थानीय शासक, मतलब मान लो कि जैसे मुखिया जी हो गए और वार्ड होते हैं ना, जैसे विधायक जी हो गए और विधायक जी के अंदर कई सारे मुखिया जी आते हैं लोग, कई सारा पंचायत है तो वहाँ के मुखिया जी लोग हो गए, है ना। सभा, स्थानीय प्रशासन से जुड़ी संस्था जो थी उसे सभा कहते थे। नगरम, व्यापारियों का संगठन जो था वो नगरम था। अब कंक्लूजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस पूरे हिस्से से हमें तत्कालीन राजकीय व्यवस्था, सेना की विशालता, राजा के वैभव मतलब रॉयलिटी और आम जनता पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते थे की जानकारी मिलती है। राजा की सेना में केवल सैनिक ही नहीं होते थे, बल्कि बड़ी संख्या में सेवक लोग होते थे जो सेवा करते थे, संगीतकार होते थे, सामान ढोने वाले आम लोग होते थे और जानवर भी शामिल होते थे जो सामान को ढोते थे। राजा की यात्रा के दौरान गांव को भोजन और अन्य वस्तुओं से उसका स्वागत करना पड़ता था। वहीं पे फासियन का वर्णन उस समय की सामाजिक असमानता और अछूत मानने जाने वाले लोगों की स्थिति पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को समझने में मदद करते हैं। अब देखो, अब ना हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। बट अब मैं एक चीज़ तुमसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले ना तुम ट्राई करो कि एनसीईआरटी के बुक को पढ़ो, उस चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद में फिर आके लेक्चर यहाँ पे मेरा देखो, और तब तुम समझ पाओगे कि जो तुम्हें पहले पढ़ोगे बुक तो थोड़ा सा तुम्हें ना समझने में मुश्किल होगी। जब ये लेक्चर देखोगे तो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एक बार में बैठ जाएंगी, और उसके बाद में फिर जा करके जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक रहेंगी। पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और जिस भी चैप्टर का तुम्हें पीडीएफ चाहिए तुमको तुम्हारा पीडीएफ मिल जाएगा। अब आओ आगे का देखते हैं। पूरे अध्याय के 10 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो परिस्थिति और सम्राट समुद्रगुप्त। तो परिस्थिति किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख होता था, और समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति हरिसेन ने लिखी थी, जिसे समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों की जानकारी उसी से मिलती है।
अब समुद्रगुप्त की विजय नीति, ये दूसरा पॉइंट हो गया। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कुछ शासकों को हरा करके उनके राज को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के कई शासकों को हराने के बाद वापस शासन करने की उन्हें अनुमति दे दी, मतलब उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। अब दक्षिणापथ का अर्थ है, तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों पर अभियान चलाया था। समुद्रगुप्त की शक्ति का प्रमाण तो सिक्के हैं। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के उसके साम्राज्य की आर्थिक शक्ति और राजकीय वैभव के महत्वपूर्ण प्रमाण है। उस समय के कुछ सिक्कों में उसे बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। गुप्त शासकों की वंशावली और उपाधियाँ। गुप्त शासक अपने पूर्वजों की जानकारी देते थे। समय के साथ महाराज, महाराजाधिराज और महाराजा जैसी उपाधियों का प्रयोग उनकी बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। हर्षवर्धन और हर्षचरित, तो लगभग 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके जीवन के बारे में जानकारी हमें बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखे गए हर्षचरित से मिलती है। पल्लव और चालुक्य, तो देखो दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य प्रमुख राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चल्लवों की राजधानी एहोल थी। दोनों के बीच में ना क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। प्रशासन में सामंत और पदाधिकारी, तो इस काल में सामंत महत्वपूर्ण शक्तिशाली स्थानीय व्यक्ति थे। कुछ प्रशासनिक पद अनुवांशिक हो गए थे, अर्थात पिता से पुत्र को मिलते थे। इससे स्थानीय शक्तियों का महत्व बढ़ा। एक नए प्रकार की सेना, तो कुछ शासकों ने ऐसी सेना रखी जिसमें सैनिकों को नियमित वेतन देने के बजाय भूमि दी जाती थी। भूमि से मिलने वाले कर से वे अपना खर्च चलाते थे और सैनिक तथा घोड़े की देखभाल करते थे। ऐसे शक्तिशाली स्थानीय लोगों को सामंत कहा जाता था। अब दक्षिण भारत की सभाएं, तो सभा और नगरम, पल्लवों के अभिलेखों से स्थानीय सभाओं की जानकारी मिलती है और मुख्यतः ब्राह्मण भूमिधारकों की संस्था थी, जबकि नगरम व्यापारियों का संगठन था। वे स्थानीय प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से पढ़े हो तो बस मुझे कमेंट करके बताओ कि उर क्या है, और कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के भी चैप्टर्स को जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।